First of all, very good evening to all of you and most welcome to our YouTube channel Teclomat Legal. And आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे लैंडमार्क जजमेंट्स 2020 की एंड आई विल ट्राई टू कवर ऑल इम्पोर्टेंट जजमेंट्स जो कि हमारे 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास की हैं। तो ये जो है पार्ट्स में मैंने डिवाइड करके लेक्चर्स बनाने हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। सो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड हम सीक्वेंस वाइज जो है जजमेंट्स को स्टडी करेंगे कि जैन में कौन सी जजमेंट आई, जैन 2020, फेब 2020 एंड ऐसे सीक्वेंस वाइज में पूरे ईयर को जो है कवर करेंगे। सो हियर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें एक जजमेंट ये आई है कि सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2020 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रोटेक्शन जो एंटीसिपेटरी बेल के टाइम पे दी जाती है वो फिक्स नहीं होनी चाहिए, एक लिमिटेड पीरियड के लिए जो है वो फिक्स नहीं होनी चाहिए। लिमिटेड पीरियड, अब पहले तो ये देख लेते हैं कि एक एंटीसिपेटरी बेल होती क्या है। और ये सेक्शन जो है 438 जो है ये सीआरपीसी के सेक्शन के बारे में बोल रहे हैं कि सेक्शन 438 के अंदर एंटीसिपेटरी बेल है, 437 के अंदर जो है वो है रेगुलर बेल। तो हमें अभी एंटीसिपेटरी बेल के रिगार्डिंग स्टडी करनी है, हमें जो है 437 के अंदर नहीं जाना है जो कि रेगुलर बेल होती है। 438 के अंदर एंटीसिपेटरी बेल का मीनिंग पहले क्या होता है कि अरेस्ट होने से पहले ही जो है बेल के लिए अप्लाई कर देना, अरेस्ट होने से पहले ही बेल करवा लेना। जैसे कि सेक्शन 438 में भी बोला जाता है, बोला गया है कि एनी पर्सन हु हैज रीजन टू बिलीव, किसी पर्सन को शक है, किसी को इस चीज का है, बिलीव है, रीजन टू बिलीव है कि वो पर्सन जो है मे बी अरेस्टेड, वो जो है अरेस्ट जो है किया जा सकता है, उसको खुद को ऐसा लग रहा है कि मैं जो अरेस्ट किया जा सकता हूं ऑन एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस, किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के चक्कर में जो है उसको फंसाया जा सकता है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है, ऐसी उसकी एप्रीहेंशन है, रीजन टू बिलीव है। तो उस केस में वो पर्सन क्या कर सकता है, वो बिना बिना बिफोर अरेस्ट के, अरेस्ट होने से पहले ही या तो वो हाई कोर्ट को अप्लाई कर सकता है, हाई कोर्ट को एप्लीकेशन डाल सकता है एंटीसिपेटरी बेल के लिए, या फिर वो या तो हाई कोर्ट को डालेगा या फिर वो किसको डालेगा, वो डालेगा कोर्ट ऑफ सेशन को, या तो कोर्ट ऑफ सेशन को या फिर हाई कोर्ट को। अगर कोर्ट ऑफ सेशन जो है उसकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करती है तो जो है इसको जो है रिजेक्ट कर देती हैं बिना सेटिस्फेक्शन के, तो वो जो है हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। एप्लीकेंट जो है जिसको रीजन टू बिलीव है, जिसको एप्रीहेंशन है अपने अरेस्ट होने की, वो जो है अगर कोर्ट ऑफ सेशन में उसकी बात नहीं बनती है तो वो हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। ठीक है। अब इस चीज में, अब जब कोर्ट, जिस कोर्ट के अंदर भी वो एप्लीकेशन लगाएगा एंटीसिपेटरी बेल के लिए, वो चीज जब कोर्ट कोर्ट क्या किस चीज को देखेगा, वो काफी इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स होंगे उनको कंसीडर करेगा। आफ्टर कंसीडरिंग दोज फैक्टर्स, फैक्टर्स किस टाइप के, जैसे कि मतलब नेचर को देख सकते हैं कि ऑफेंस की नेचर क्या है, जो उसके ऊपर एलिगेशन लगी हैं वो किस टाइप का ऑफेंस है जिसकी उसके ऊपर जो है वो हमने एलिगेशंस लगाई हैं, कोर्ट ने एलिगेशंस लगाई हैं। एक चीज तो ये देखेगा, ग्रेविटी एंड नेचर देखेगा ऑफेंस की, एक्यूजेशन की। दूसरी चीज जो देखेगा वो देखेगा एंटीसीडेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट। एंटीसीडेंट मीन्स कि वो जो पर्सन है कहीं वो पहले इसी टाइप के ऑफेंस के लिए इम्प्रिजन तो नहीं हुआ, उसको कभी सजा तो नहीं मिली, कभी जेल तो नहीं गया, प्रीवियस इम्प्रिजनमेंट तो नहीं हुई कभी उसको। इस टाइप के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को जो है कंसिडर करना पड़ेगा कोर्ट को बिफोर एंटरटेनिंग और बिफोर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन फॉर एंटीसिपेटरी बेल। तो जब तक
कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होता है कि हाँ इसको जो है अभी हम एंटिसिपेटरी बेल के लिए अलो कर सकते हैं, तब तक वो कोर्ट जो है ग्रांट नहीं करेगी एंटिसिपेटरी बेल। और जैसे ही अगर तो कोर्ट कंसीडर आफ्टर कंसीडरिंग दिस फैक्ट्स, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको कंसीडर करने के बाद या तो वो रिजेक्ट कर सकती है एप्लीकेशन को, या फिर वो क्या है ग्रांट कर सकती है और इशू कर सकती है इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर इशू कर सकती है फॉर एंटिसिपेटरी बेल। ये चीज समझ आ गई एंटिसिपेटरी बेल के बारे में। आगे अब एक चीज और, अब एंटिसिपेटरी बेल के रिगार्डिंग हमने देखा कि ये मीनिंग क्या होता है और इसका जो होता है ये कहाँ कहाँ किस कोर्ट में जो है फाइल की जा सकती है। अब ये देखते हैं कि इस कोर्ट ने, जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैं, इन्होंने जो ये जजमेंट दी है हमारी सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, तो इस केस में क्या हुआ कि एंटिसिपेटरी बेल जो है वो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए नहीं होना चाहिए। फिक्स्ड पीरियड मतलब कि अगर एक्यूज्ड को तुमने एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर ही दी है तो उसको उस चीज का जो है इंजॉय भी तो करना चाहिए, उसको इंजॉय करने का मौका भी तो दिया जाए। ये थोड़ी है कि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ही लगा दी जाएं। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया इस केस में कि जो पीरियड है इसका एंटिसिपेटरी बेल का, ये खत्म नहीं होएगा जैसे ही जब उस बंदे को हम समन्स इशू कर देंगे, समन्स सर्व कर देंगे, तो उस टाइम पे ये जो है खत्म नहीं होएगा पीरियड एंटिसिपेटरी बेल का, ये चलता ही रहेगा। दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि एक तो समन्स हो जब इसके अगेंस्ट जो है चार्जेस जो है फ्रेम हो चुके हैं, कि हाँ अब कंफर्म हो चुका है कि इस पर्सन ने जो है ऑफेंस कमिट किया ही है, इसके अगेंस्ट जो है एविडेंसेस जो है मिल चुके, इन्वेस्टिगेशन होगी, सब कुछ हो गया और चार्जेस जो हैं वो फ्रेम हो गए। यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब उसको समन्स चले जाएंगे, समन्स सर्व हो जाएंगे, तब भी जो पीरियड जो है खत्म नहीं होएगा एंटिसिपेटरी बेल का। और दूसरी चीज बोली कि जब चार्जेस इवन फ्रेम हो जाएंगे तब तक भी एंटिसिपेटरी बेल का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो जो है एंड नहीं होएगा। ये इवन कंटिन्यू रहेगा, तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक ट्रायल जो है खत्म नहीं हो जाता। जब तक ट्रायल एंड नहीं हो जाता है तब तक जो है एंटिसिपेटरी बेल का पीरियड जो है ये चलता रहेगा, तब तक कंटिन्यू रहेगा। ये जजमेंट के अंदर ये बोला गया, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस के अंदर रेफरेंस दिया, रीअफर्म किया है अपना एक केस उनका था 1980 में, एक केस डिसाइड किया था, जजमेंट आई थी, वो आई थी कि श्री गुरबख्श सिंह, श्री गुरबख्श सिंह साबिया एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये जो केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का रेफरेंस जो है दिया है कि रीअफर्म किया है जो डिसीजन उन्होंने 1980 में लिया था, जजमेंट में जो उन्होंने जजमेंट दी थी इसी टॉपिक के रिगार्डिंग, एंटिसिपेटरी बेल के रिगार्डिंग, उसी चीज को रीअफर्म कर दिया गया है कि ये दोनों में जो है सिमिलर जजमेंट जो है आई है। सो इसका रेफरेंस इस केस में दिया गया है। आई होप ये समझ आ गया हो। और इसी चीज के अंदर कि जो कोरम है कि कौन से जजेस ने ये जजमेंट दी है, कौन से जजेस ने जो है वर्डिक्ट दी है, उनके नाम जो है दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर में जो है पूछ लेते हैं कि जो कोरम था, जो बेंच था जजेस का, वो कौन कौन से जजेस थे, इन्वॉल्व थे इस जजमेंट में। इनको याद करना बहुत जरूरी है। अरुण मिश्रा जी थे, इंदिरा बनर्जी, विनीत सरन, एम आर शाह एंड एस रविंद्रा भट्ट जी। तो ये जो थे जजेस थे, इनका जो बेंच था इस जजमेंट के अंदर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट,
न्यू इंडिया एश्योरेंस वर्सेस हिली मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड 2020 सुप्रीम कोर्ट केसेस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इसका क्रक्स निकाल के मैंने लिखा हुआ है कि कंज्यूमर फोरम जो है हैज नो जुरिस्डिक्शन टू एक्सटेंड टाइम बियॉन्ड 45 डेज फॉर ऑपोजिट पार्टीज वर्जन। यहाँ पे अब पहले तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है हमें जाना पड़ेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है वो हमारे जो है गुड्स के रिगार्डिंग जो है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं और उस चीज के रिगार्डिंग जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारा जो डील करता है। और इसके अंदर जो काउंसिल्स होती हैं सेंट्रल लेवल के, स्टेट जो सेंट्रल लेवल की होंगी वो होती हैं सेंट्रल काउंसिल, और जो स्टेट लेवल पे होती है उसको बोलते हैं स्टेट काउंसिल, एंड जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं वो होती हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट फोरम। तो अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो कंज्यूमर फोरम है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऊपर स्पेशली जो है बात जो है बोली गई है कि जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है उसके पास पावर नहीं है। डिस्ट्रिक्ट फोरम हैज नो पावर टू एक्सटेंड द पीरियड फॉर गिविंग रिस्पॉन्स फॉर ऑपोजिट पार्टी। अब यहाँ पे ऑपोजिट पार्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट जो ने इसने बोला कि जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है वो टाइम पीरियड पहले तो जो है जो अपना ऑपोजिट पार्टी है इसको पहले तो मिलता है 30 डेज का टाइम रिस्पॉन्स के लिए, जो कि उसके अगेंस्ट कंप्लेंट की होती है, जो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट हो चुकी है तो उसका रिस्पॉन्स देने का सबसे पहले इसको पीरियड मिलता है 30 डेज का। उसके बाद अगर ये 30 डेज में नहीं कर पाता है रिस्पॉन्स, उसके बाद फर्दर 15 डेज दिए जाते हैं एक्सेप्शन। इसमें जो है सफिशिएंट रीजन भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 15 डेज जो हैं एक्सटेंड कर दिए जाएंगे। तो टोटल टाइम पीरियड कितना हुआ, जो रिस्पोंडेंट है जो कि ऑपोजिट पार्टी है जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है, तो उसके पास टोटल कितना टाइम पीरियड हुआ, 30 प्लस 15 इज इक्वल टू 45 डेज। सो टोटल 45 डेज हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास इन 45 डेज से बियॉन्ड जो है एक्सटेंड करने का जो है टाइम पीरियड एक्सटेंड करने की जो पावर है वो नहीं है डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास। तो सेक्शन 13 जो है इसका, सेक्शन 13 जो है वो भी जो है डील करता है इसी चीज से। तो सेक्शन 30 का जो है यहाँ पे रेफरेंस दिया गया। सेक्शन 13 के ऊपर ही बेसिकली ये जो है जजमेंट जो है दी गई है। तो उसके साथ अटैच करके जहां भी बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट के साथ इसको लिख लेना सो दैट ये जो है हमें अलग से लर्न ना करनी पड़े जजमेंट्स। सो पहली जजमेंट जो थी सुशीला अग्रवाल वाली वो सेक्शन 438 के साथ है सीआरपीसी का। और जो ये जजमेंट है न्यू इंडिया एश्योरेंस वर्सेस हिली मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, ये जो जजमेंट है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन जो है इसका 13 के ऊपर जो है ये लैंडमार्क जजमेंट जो है दी गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आई होप ये जजमेंट भी समझ आ गई है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट लैंडमार्क और इंपॉर्टेंट जजमेंट, पवन कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2020 का केस है और ऑनलाइन जो है ये डिसाइड हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था, क्यूरेटिव पिटीशन जो है फाइल की गई थी किनके द्वारा, जो दिल्ली गैंग रेपिस्ट थे 2012 में जो निर्भया गैंग रेप हुआ था उसमें जो है 4 कन्विक्ट्स थे जो उन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन जो थी फाइल की थी जो कि रिजेक्ट होगी, जो कि डिसमिसल कर दी गई थी, इस केस के अंदर डिसमिस हो गई थी। और डिसमिसल होने के बाद मार्च 20 ये जो बात हुई थी ये मार्च मिड जो थे 20th की मार्च को जो था 2020 उस टाइम मिडनाइट में जो है क्यूरेटिव पिटीशन जो थी डिसमिस की गई थी। तो उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जो थी 5:30 का टाइम था
तिहर जेल के अंदर जो है, जैसे ही रिजेक्शन हुई थी मिडनाइट में, तो 5:30 AM पे तिहर जेल में ये चारों के चारों कन्विक्ट्स जो थे हैंग कर दिए गए थे। तो ये जजमेंट थी जिसके अंदर इनकी क्यूरेटिव पिटीशन को डिसमिस किया गया था, कैंसिल किया गया था, रिजेक्ट किया गया था। सो इनका जो कोरम था जजेस का, एनवी रामना, जो कि अभी हमारे जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं बने हैं। तो आगे अरुण मिश्रा, रॉयंटन फाली नरीमन, आर भानुमति, अशोक भूषण जी एंड एएस बोपन्ना। और जो एनवी रमना है ये हमारे अभी लेटेस्ट जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं बने हैं, और ये इनको जो है अपॉइंट किया गया है 16 मंथ्स के लिए, ओनली 16 मंथ्स के लिए। ये अगस्त 2022 टाइम तक के लिए जो है इनको अपॉइंट जो है किया गया है, इनको पावर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की दे दी गई है। चलिए, ये जजमेंट भी समझ आ गई। अब अगली जजमेंट जो है उसको देखते हैं। पांडुरंग गणपति वर्सेस विश्वासराव पाटिल मुरगुड सहकारी बैंक लिमिटेड 2020 की जजमेंट है। ये भी हम सारी 2020 की ही डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जो सरफेसी एक्ट है वो जो है नॉर्मली पहले तो बाकी बैंक्स के ऊपर अप्लाई होता था, और लेकिन अब इस केस में क्या बोला है कि ये सेम एक्ट जो है ये कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर जो है अप्लाई होएगा, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स, नॉर्मल बैंक्स जो है कमर्शियल बैंक्स, उनके ऊपर अप्लाई होता है। तो एज इट इज जो है अब कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर भी अप्लाई होएगा। तो सरफेसी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एक्ट जो है, ये जो है एक्ट ये मेनली हमारा किस चीज से डील करता है कि बैंक्स के रिगार्डिंग ही डील करता है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो जब हम सरफेसी का डिस्कस करेंगे तो इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे कि ये बैंक के साथ डील करता है, और इनका जो मेन ऑब्जेक्ट जो होता है, मेन एम जो होता है इनका क्या होता है। तो अब यहाँ पे मेन ये चीज जो है एक्ट के अंदर ही लिख लेना, वहीं पे मेंशन कर लेना, क्योंकि ये एक जजमेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट है सरफेसी एक्ट के लिए, कि पहले तो ये कमर्शियल बैंक्स के ऊपर अप्लाई होता था, अब जो है ये कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर भी एज इट इज अप्लाई होएगा, और बैंक वो ही कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि बैंक की डेफिनेशन में आते हैं। तो सरफेसी एक्ट को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अगर इसको, इसका मेन ऑब्जेक्ट, इसका सब कुछ जो है ऑब्जेक्ट कंसेप्ट क्या है इसका मेनली, इसको अगर समझना है तो फिलहाल के लिए ब्रीफली इतना ही देख लो कि ये जो जजमेंट है पांडुरंग गणपति वर्सेस विश्वासराव पाटिल मुरगुड सहकारी बैंक लिमिटेड, इस जजमेंट में, इस केस में जो है ये जजमेंट जो है, ये वर्डिक्ट जो है दी गई है। तो इसका कोरम देख लेते हैं। अरुण मिश्रा जी, इंदिरा बनर्जी, विनीत सरन, एमआर शाह एंड अनिरुद्धा बोस। तो ये जो बेंच था जजेस का, ये इस जजमेंट में था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट इज चेब्रोलू लीला प्रसाद राव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2020 की जजमेंट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो गवर्नमेंट थी, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट थी 2000 में, मतलब जनवरी 10th 2000 ईयर, इस टाइम पे, इस डेट पे जो कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया था, एक ऑर्डर इशू किया था, किस चीज के लिए, 100% रिजर्वेशन के लिए, ट्राइबल टीचर्स के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो टीचर्स हैं उनके लिए, वो जो है यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि 100% जो रिजर्वेशन का कोई यहाँ पे रीजन तो बनता ही नहीं है। 100% मतलब कि अगर सिंगल सीट है
किसी पोस्ट के लिए, टीचर के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, तो वहां पे सिंगल पोस्ट जो है, तो हम सिंगल पोस्ट को 100% रिजर्वेशन में नहीं रख सकते। रिजर्वेशन मतलब कि वो एक सीट के लिए, एक सीट को जो है हम एसटीज के लिए हम सिर्फ अवेल नहीं करा सकते, इसको जो है हमें जनरल कैटेगरी को भी देखना पड़ेगा। तो अगर सिंगल सीट है तो ऑब्वियसली अगर वो अपॉर्चुनिटी हम सिंपल एक कैटेगरी को देंगे तो इसका मतलब यही है कि वो 100% रिजर्वेशन होगी अगर सिंगल सीट है। अगर 2 सीट्स होती, पोस्ट अगर 2 हैं, 2 सीटें हैं, तो एक सीट जो है अगर जनरल कैटेगरी के लिए रख लेते हैं और दूसरी कैटेगरी, दूसरी जो पोस्ट है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो कैंडिडेट्स हैं एपी के, उनके लिए रख लेते हैं, तो भी बात जो है बन जाती है कि 50% रिजर्वेशन जो है अलाउड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन 100% रिजर्वेशन कहीं भी जो है अलाउड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस के अंदर जो है आंध्र प्रदेश जो गवर्नमेंट थी उनका ऑर्डर जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे। तो ये जो है आर्टिकल 16 जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके साथ डील विद करके भी पढ़ेंगे 16 के साथ। और 2020 में, 2019 में रादर, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट आई है आर्टिकल 16 के ऊपर। सेम यही चीज जो है डिस्कस की गई थी उसमें कि जो 100% रिजर्वेशन है कि एक सोल सीट है, एक सिंगल सीट है, तो उसके ऊपर रिजर्वेशन जो है हम किसी कैटेगरी के लिए नहीं रख सकते। ये चीज जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये जजमेंट जो थी इसके अंदर ये बोला गया कि 100% रिजर्वेशन एसटी कैंडिडेट्स के लिए, टीचर पोस्ट के लिए जो है रखना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि इनवैलिड है, जो कि मतलब जो कि ये है, इसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते 100% रिजर्वेशन वाले कंसेप्ट को। नेक्स्ट जजमेंट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में जो लॉकडाउन लगा था कश्मीर में, उसके ऊपर आई थी कि जब इंटरनेट पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था, वहां पे पूरा कम्युनिकेशन जो था इंटरनेट का खत्म कर दिया गया था फॉर द टाइम बीइंग, और इनडेफिनेट पीरियड के लिए, कुछ मतलब स्पेसिफाई भी नहीं किया था। तो उस चीज के ऊपर ये है जो अनुराधा बासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में, इस केस में क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर वहां पे लॉकडाउन अगर सस्पेंड करना भी है ना इंटरनेट, तो उस चीज को करने के लिए हमें जो है पीरियोडिक रिव्यू जो है करना चाहिए। पीरियोडिक रिव्यू मतलब कि एक प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट हमें जो है फॉलो करना चाहिए। हम इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो है वहां पे लॉकडाउन जो है, वहां पे सस्पेंशन जो है इंटरनेट की, वो हम नहीं लगा सकते। तो एक टाइम पीरियड जो है वहां पे दिया जाए जिसकी वजह से, जिसके अंदर वो इंटरनेट जो है वो सस्पेंड किया जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक चीज और बोली है कि जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन की 19 का क्लोज का 1 का जो जी सब क्लोज है, इसके अंदर जो है वो क्या बताता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज वेल एज टू फ्रीडम टू कंटिन्यू ट्रेड, बिजनेस और ऑक्यूपेशन ऑन द मीडियम ऑफ इंटरनेट। तो ऑन द मीडियम ऑफ इंटरनेट इसका मतलब यह है कि उनके पास फ्रीडम है, 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी के अंदर इनको फ्रीडम है, तो उस चीज को जो है हम इनफ्रिंज जो है नहीं कर सकते, इनफ्रिंज नहीं कर सकते हैं हम, वायोलेट जो है बिना किसी रीजन के हम इस तरीके से वायलेट नहीं कर सकते। अगर वहां पे सस्पेंशन लगानी भी है इंटरनेट की, तो एक वहां पे प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट जो है फॉलो किया जाए, सो दैट वहां पे जो है फंडामेंटल राइट जो है सिटीजन्स के वो वायलेट भी ना होए वहां पे। और इसी के अंदर बेसिक जो है यही जो है डिसाइड हुआ था। तो आगे जो है इसके बाद जो है काफी इम्पैक्ट पड़ा था इस जजमेंट का, और जो है इंटरनेट को जो था वो फॉर द टाइम बीइंग के लिए जो वहां पे सस्पेंड कर दिया गया, कर दिया जाने लगा था, क्योंकि फिर इनडेफिनेट पीरियड वाला जो कंसेप्ट था वहां पे हटा दिया गया था। तो अब इस जजमेंट के अंदर जो कोरम था, जो जजेस थे, बेंच था, 3 जजेस थे इसमें,
एनवी रामन्ना, जो कि अभी मैंने पहले ही बताया है कि ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है बन चुके हैं अभी, सूर्यकांत एंड बी आर गवई। तो ये 3 जजेस का जो था बेंच था इस जजमेंट के अंदर, इस डिसीजन के पीछे ये जो वर्डिक्ट आई है ये स्पेशली कश्मीर लॉकडाउन के ऊपर जो है दी गई थी। तो आई होप कि अब आज की जो जितनी जजमेंट्स हमने की हैं ये सारी समझ आ गई हूँ। थोड़ा थोड़ा इसको डिटेल में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जैसे कि अब एंटिसिपेटरी बेल का मीनिंग जो है कईयों को नहीं भी पता है, और कईयों को पता है और कईयों को इम्पार्शली पार्शली पता होता है, तो इसलिए उस कंसेप्ट को क्लियर करना भी जरूरी था। और इनके बारे में अब जैसे पवन कुमार गुप्ता जजमेंट थी उसके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया है कि जैसे दिल्ली में जो गैंगरेप हुआ था उसके ऊपर जो था मेनली ये 4 पर्सन थे, जो चारों पर्सन को जो कि कन्विक्ट किया गया था और उनको जो है हैंग भी किया गया है तिहर जेल के अंदर। तो ये तो थी आज की इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। फर्दर नेक्स्ट पार्ट जो है हम कल डिस्कस करेंगे। सो thank you for watching and bye bye for now.